को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आर्नेसिक्रिटस तथा अरिस्तोबुलस के विवरण अपेक्षाकृत अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय हैं। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में तीन राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस नाम उल्लेखनीय हैं। ये यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस का राजदूत था और डायमेकस एंटियोकस का, डायनोसियस फिलाडेल्फस का। इसमें मेगास्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा है। यद्यपि यह पुस्तक मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि इसके कुछ अंश उद्धरण के रूप में एरियन, स्ट्रेबो, जस्टिन आदि की कृतियों में प्राप्त होते हैं। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने जो मिस्र में आ बसा था, लगभग 80 ईस्वी में भारतीय तट के अपनी व्यक्तिक यात्रा के आधार पर पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी नामक पुस्तक लिखी, जिससे भारत के समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना प्राप्त होती है। और अन्य लेखक टालमी ने 2री शताब्दी ईस्वी में भारत का भूगोल लिखा। इसी तरह प्लिनी ने 1म शताब्दी ईस्वी में नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इससे भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। चीनी यात्री समय समय पर भारत आते रहते थे। वे यहाँ बौद्ध तीर्थों का दर्शन करते या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे, इसलिए उनके विवरणों का झुकाव कुछ हद तक बौद्ध धर्म की तरफ है। इन चीनी यात्रियों में 4 के नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं: फाहियान, सुंगयुंग, ह्वेनसांग और एत्सिंग। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 375 से 415 के बीच आया था। उसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? फाहियान। उसने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध। सुंगयुंग 518 ईस्वी में भारत आया और अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्र की। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हेनचांग और युआंगच्वांग का है, जो अथवा युआंगच्वांग, हेनचांग को युआंगच्वांग भी कहते हैं, जो हर्ष के समय में 629 ईस्वी में भारत आया। वह यहाँ लगभग 16 वर्षों तक रहा। उसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण प्राप्त होता है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म तथा राजनीति पर प्रकाश पड़ता है। उसके मित्र व्हीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी, जो हर्षकालीन भारत की दशा के ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। इन बौद्ध यात्रियों की बौद्ध धर्म में अत्यधिक आस्था के कारण उनके विवरण कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हो गए हैं। उदाहरण के लिए ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन का वर्णन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में किया है, जबकि अपने पुरालेखीय अभिलेखों में हर्ष ने अपने को शिव का भक्त बताया है। इत्सिंग 671 ईस्वी में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत दशा का वर्णन किया है। अन्य चीनी लेखकों में मा तुआनलिन तथा चाओ जुक्वा के नाम उल्लेखनीय हैं। मा तुआनलिन के विवरण से हर्ष की पूर्वी अभियान के विषय में कुछ सूचना मिलती है, जबकि चाओ जुक्वा चोल इतिहास के विवरण विषय में सूचना देता है।
कुछ अरबों ने भी भारत के बारे में अपने विवरण छोड़े हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध अबू रेहान है, जिसे अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। अबू रेहान को अल बरूनी के नाम से जाना जाता है। उसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म खीवा में हुआ था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने इसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। 1017 ईस्वी में गजनी के सुल्तान महमूद के ख्वारिज्म पर आक्रमण करने और जीतने के बाद अन्य लोगों के साथ अल बरूनी को भी बंदी बनाया गया। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर महमूद ने उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया। उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज में यहाँ के निवासियों की दशा का वर्णन किया है, किंतु उसने अपने समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथों और कंगयूर तथा तंगयूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के ग्रंथ कंगयूर और तंगयूर तारानाथ के ग्रंथ हैं। इनसे भारतीय इतिहास की कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो, जिसने पूरी दुनिया की यात्रा की थी, 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। उसका वृत्तांत पांड्य इतिहास के लिए उपयोगी है। उसने लिखा है कि भारतीय शासक अपना बहुत सा पैसा घोड़ों की खरीद में बेकार कर देते हैं। पुरातत्वीय स्रोत। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के लिए इन स्रोतों का उपयोग केवल 2 शताब्दी पहले ही हुआ। इसी से हमें सिंधु सभ्यता जैसी नई संस्कृति का ज्ञान हुआ। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेखीय साक्ष्य, मुद्रा साक्ष्य और स्मारक साक्ष्य। अभिलेख। इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण लेख हैं। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। एपिग्राफी मतलब अभिलेख शास्त्र। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसलिए अशोक के उत्कीर्ण लेखों के लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। उसके अभिलेख 4 लिपियों ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी में हैं। ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को प्रत्येक शताब्दी में संशोधन किया जाता रहा है और इस प्रक्रिया में से भारत की सभी लिपियों का विकास हुआ, जिसमें दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियां तथा उत्तर की नागरी, गुजराती और बंगला आदि लिपियां शामिल हैं। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरा लिपि विद्या कहा जाता है। शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा। मुद्रा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो 2री शताब्दी ईस्वी के मध्य में लिखा गया था, प्राचीन संस्कृत का प्राचीनतम उदाहरण है। आगे चलकर समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, पुलकेशी द्वितीय का ऐहोल शिलालेख तथा भोज के ग्वालियर शिलालेख प्रसिद्ध हुए। इन शिलालेखों से हमें ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को जो कर मुक्ति भूमि प्रदान की जाती थी, उन्हें अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो कर मुक्ति भूमि प्रदान की जाती थी, वो अग्रहार कहलाती थी। सिक्के। अभिलेख के बाद फिर सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है।
भारत के प्राचीनतम सिक्कों को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के भी आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक चिन्ह पंच किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तथा दूर दक्षिण में भी मिले हैं। उन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं है। साहित्य में इन सिक्कों को कारशापण कहा जाता है। साहित्य में इन सिक्कों को कारशापण कहा जाता है। भारत में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के इन्होंने चलाए थे, हिंद यवनों ने। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें 39 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। कुषाण शासकों ने रोम शासकों की नकल पर शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलवाए। ये 124 ग्रेन के थे। कुषाणों ने ही सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी जारी किए। कुषाण शासक विम कडफिसस के सिक्कों पर बेल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति अंकित है। ये 124 ग्रेन के हैं और सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने जारी किए थे। कुषाण शासक विम कडफिसस के सिक्कों पर बेल के पार्श्व में खड़े शिव की आकृति अंकित है और इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख महेश्वर अर्थात शिव के भक्त के रूप में किया है। कनिष्क, हुइस्क और वासुदेव आदि सभी के सिक्कों पर यही लेख अंकित है। कुषाणों के सिक्कों पर बहुत से फारसी और यूनानी देवी देवताओं के अलावा अनेक भारतीय देवी देवताओं की आकृतियाँ दर्शाई गई हैं। गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का ही अनुसरण किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, उससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की मुद्राओं से उसके अश्वमेघ यज्ञ की सूचना मिलती है। सातवाहन नरेश यज्ञश्री सतकर्णी की मुद्रा पर जलयान का चित्र अंकित है, जिससे उसकी समुद्र विजय तथा व्यापारिक उपलब्धियों का पता चलता है। सतकर्णी के बारे में कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की व्याघ्रशैली की मुद्राओं से उसकी काठियावाड़ के शकों पर विजय की सूचना मिलती है। पुरातत्वीय स्मारक, इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुरातनता और 20 वर्ष पीछे चली गई है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता था, क्योंकि इस काल के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी। हाल ही के उत्खननों से पता चला है कि काशी में लगभग 1500 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग होने लगा था। पुरातत्वीय उत्खननों से बौद्ध काल के तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, अयोध्या, वैशाली, बोध गया आदि नगर प्रकाश में आए हैं। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध तक्षशिला के अलावा बाकी इनमें सभी स्थानों पर गए थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई। यहाँ से उदयन का राजप्रसाद एवं गोशिताराम नामक विहार मिला है। इसी प्रकार दक्षिण भारत में पांडिचेरी के समीप अरिकमेडु नामक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे।
प्राग इतिहास के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान से पता चलता है कि इस महाद्वीप में मानवीय गतिविधियां बहुत पहले अर्थात लगभग 20 लाख वर्ष पहले शुरू हो गई थी। कश्मीर और नर्मदा घाटियों में ऐसे औजार व अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पुरातत्वीय खोजों से पता चला है कि भारत में शैल चित्रकला की परंपरा 12,000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इस तरह आज जो है विषय प्रवेश का प्रथम अध्याय एस के पांडे की बुक प्राचीन भारत का इतिहास का समाप्त होता है। हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।